देश में नई सरकार बनाने के लिए चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए आज चौथे तबके के वोट डाले गए। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कराई गई। इस चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग कराई गई। इसी तरह तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ। इस मतदान में 10 राज्यों में शाम 5 बजे तक 62.31% वोटिंग हुआ। ये आंकड़े आगे भी बढ़ सकते हैं। लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में वोटिंग प्रक्रिया कराई गई, जहां रसूलाबाद के मनोहरपुर में वोट देने के लिए 4 पाई से विकलांग बुजुर्ग महिला वोट करने पहुंची। इस बुजुर्ग महिला ने कहा कि देश को मजबूत करने के लिए मतदान बेहद जरूरी है। वहीं पहली बार मतदान कर रहे मतदाता अभिषेक शुक्ला ने भी सरकार से नौकरी और अच्छी शिक्षा की उम्मीद लगाई, जिससे बेरोजगारी दूर हो और रोजगारी मिले। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के समर्थन में वोट मांगे। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति जुबिन ईरानी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा। अमेठी संसदीय क्षेत्र गौरीगंज जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजा मनकेश्वर शरण सिंह ने स्मृति जुबिन ईरानी के पक्ष में सभी को वोट करने की अपील की। वहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों के रुचिकर खान पान के अनुसार की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कहना है कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने की अपील की। कांग्रेस के मंसूबे पूरे होंगे क्या? बहनों और भाइयों, इस पाप में हम भागीदार नहीं बन सकते। अरे पहले तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला विराजमान हुई। अयोध्या में राम मंदिर में कितने रोड़े इन्होंने अटकाए। इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, इनकी जो सहयोगी दल है, वो क्या कहती है कि राम मंदिर बेकार बना। इन्होंने पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए, फिर इन लोगों ने भारत के राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया, और अब कहते हैं राम मंदिर के बनने पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आप सबको गौरव की अनुभूति हुई। आप अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर को बनते देखा है। अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति जुबिन ईरानी ने इस मौके पर कहा कि ये कैसा रिश्ता है उन लोगों को जो गरीबों के ना हुए, गरीब को खुले में शौच जाने को मजबूर कर, और गरीब के घर पर छत भी नहीं है, जो वायनाड के नहीं हुए, वो यहाँ के लोगों के लिए क्या ही कर लेंगे। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार गुजरात के कई शहर जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के बोटाद में आज मौसम में अचानक बदलाव देखने मिला और तेज हवाओं के साथ यहां धुआंधार बरसात टूट पड़ी। धुआंधार बरसात के साथ साथ यहां ओले भी बरसे हैं। मई के गर्मी के महीने में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की घटना से लोग भी हैरत में पड़ गए। बिजली के कड़ाकों के साथ जमकर बरसी बारिश से चक्रवात जैसा माहौल देखने मिला। बरवाड़ा शहर समेत के समूचे तालुका में भी बरसात दर्ज की गई है।
गुजरात के अमरेली में भी आज बिन मौसम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार यहां तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश बरसी, जिससे गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। यहां बिन मौसम बारिश ने ऐसा माहौल जमाया जैसे गर्मी का नहीं मानसून का महीना चल रहा हो। गुजरात के भावनगर में भी मौसम विभाग का अनुमान सच होता हुआ देखने मिला। गर्मी के मई महीने में भावनगर के कई तालुका में आसमान से अचानक बादल उमड़ आए और सीहोर समेत के गांव में भारी बरसात दर्ज हुई है। ग्रामीण इलाकों में आसमान में बादल के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। गुजरात के अरवली जिले में भी बिन मौसम बारिश के साथ ओले पड़े हैं। अरवली के शामड़ाजी से बरसात की शुरुआत हुई। रतनपुर चेकपोस्ट, लुसड़िया, भेटाली समेत के इलाकों में ओलों के साथ बारिश बरसी है। गर्मी में तप रहे लोगों को तो बारिश से आनंद मिला है, लेकिन किसानों की फसल खराब हो सकती है। रन विजुअल्स। गुजरात के दाहोद में भी बिन मौसम बारिश का साम्राज्य देखा गया। मौसम विभाग ने 7 दिनों तक बिन मौसम बारिश का अनुमान जताया है, जिसके तहत यहां भी बारिश दर्ज हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में भी मौसम में अचानक बदलाव देखने मिला। तेज हवाओं से उड़ी धूल के बीच कई इलाकों में बरसात बरसती हुई देखने मिली। तेज हवाओं और उड़ती हुई धूल से जीरो विजिबिलिटी का सामना भी वाहन चालकों को करना पड़ा। पाटन जिले में भी मौसम विभाग के अनुमान के तहत बिन मौसम बारिश बरसी। जिले के सभी हारिज, राधनपुर, पाटन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई। कई जगह ओले भी पड़े। बिन मौसम बारिश से किसान चिंतित है और उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। गुजरात के संतरामपुर में भी चक्रवात के साथ बारिश दर्ज हुई। बिजली के कड़ाकों के साथ धुआंधार बरसात बरसती हुई देखने मिली, जिससे कई लोग मुसीबत में पड़ गए। तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश के चलते कई अप्रिय घटनाएं भी दर्ज हुई। वहीं किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में फिलहाल नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी शक्तिपीठ में शामिल है। यहाँ रोजाना दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचते हैं। फिलहाल गब्बर पर्वत पर कई विकास लक्षी कार्य कार्यरत है। ऐसे में गब्बर पर्वत चढ़ने और उतरने के लिए एक ही और की सीढ़ियों को जारी रखा गया है। एक और की सीढ़ियां श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। फिलहाल गब्बर चढ़ने और उतरने के लिए नवीनीकरण का कार्य सीढ़ियों में किया जा रहा है और उसी के चलते श्रद्धालुओं को जिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की व्यवस्था की गई है। यात्रालुओं को असुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट ने सहयोग की अपील भी की है। गुजरात के अमरेली के भाजपा कार्यालय में IFFCO के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप संघानी का सम्मान किया गया। हाल ही में इफ्को के चेयरमैन के रूप में दिलीप संघानी का निर्विरोध चयन हुआ है। दिलीप संघानी का गुजरात के अमरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सम्मान किया गया। इस मौके पर दिलीप संघानी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत दिखाई गई। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी
निर्विरोध चुने गए हैं, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। इसी बीच अमरेली जिला भाजपा कार्यालय में विविध संस्थाओं और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणियों द्वारा दिलीप संघाणी के जन्मदिन पर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर सांसद नारायण काछड़िया, अमर डेयरी के चेयरमैन अश्विन सावलिया समेत के अग्रणी उपस्थित रहे, लेकिन एक भी विधायक कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा, जो चर्चा का केंद्र बना। अमरेली में वैसे भी फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है और इसी बीच विधायकों की अनुपस्थिति पर कई तरह के सवाल उठे। 2 દિવસ પહેલા દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઓપરેટિવ સંસ્થા એટલે કે ઇફકો ખેડૂતોની સંસ્થાની ચૂંટણી છેલ્લા 2 મહિનાથી પ્રક્રિયાઓ ચાલુ હતી। પ્રાઇમરી સોસાયટીમાંથી આરજીબી એટલે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ જનરલ બોડીના મેમ્બર ચૂંટાયા દેશભરમાંથી, અને ત્યારબાદ 2 દિવસ પહેલાં દિલ્હી ખાતે આરજીબી દ્વારા ડિરેક્ટરોની ચૂંટણી થઈ। કુલ 21ના બોર્ડમાંથી એક મહિલા અનામત, 8 રાજ્ય કક્ષાની સોસાયટી અને 12 પ્રાઇમરી સોસાયટીના ડિરેક્ટર્સ ચૂંટાય। એ સિસ્ટમમાં 14 જેટલા બેનરી હતા। 7ની ચૂંટણી હતી। એ ચૂંટણી થયા પછી બીજા દિવસે તેમની ચૂંટણી થઈ। હું આપણા માધ્યમથી ગુજરાતના આરજીબી અને દેશભરના ડિરેક્ટરોનો આભારી છું કે એમને પુનઃ મારામાં વિશ્વાસ મૂકીને આ જવાબદારી મને વિના વિરોધ ચેરમેન બનવામાં આપી। ઇફકો માત્ર સરકારી પ્રવૃત્તિ કરીને નફો રોલવાનું કામ નથી કરતી। ખેડૂતોની તો સેવા કરે છે, પણ કુદરતી આફત હોય, આકસ્મિક પ્રસંગો હોય, વાવાઝોડું હોય, ભૂકંપ હોય, સાયક્લોન જેવા પરિસ્થિતિમાં લોકોને સામાજિક દાયિત્વ જાળવીને એ મદદરૂપ થતા હોય છે। કે આ કોરોના કાળમાં જ્યારે પીએમએ અપીલ કરી કે આ કોરોનાને પહોંચી વળવા માટે દેશની જનતા સગવડતા હોય પ્રમાણે આમાં સહાય કરી। ઇફકોએ વિલંબ કર્યા વિના 1 કલાકમાં 25 કરોડ રૂપિયા પીએમ ફંડમાં જમા કરાવીને એક સહકારી ક્ષેત્રની જવાબદારી નિભાવી હતી। સિક્કિમમાં વાવાઝોડું આવ્યું, પૂર આવ્યું, ત્યારે પણ ત્યાં જરૂરિયાત જેટલી મદદ ઇફકોએ કરી। કોરોનામાં દેશભરમાં જ્યાં જરૂરિયાત ત્યાં પણ મદદ કરી। गुजरात के वडोदरा के शास्त्री पोल में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा के शास्त्री पोल युवक मंडल द्वारा बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 50 टीमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम और युवाओं को मनमोहन समोसा और मनमोहन वड़ा पाव की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशाल विचारे द्वारा विजेताओं को नगद पुरस्कार और अन्य इनाम भी दिए गए। कार्यक्रम में सिंधी समाज के अग्रणी सम्मुख ज्ञानचंदानी ने खिलाड़ियों के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। छेल्ला કેટલાક વર્ષોથી અહીંયા શાસ્ત્રી પોલ યુવક મંડળ દ્વારા શાસ્ત્રી પોલ બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ આયોજન બહુ સુંદર નમૂને થાય છે અને 5 દિવસ આ મેચો ચાલે છે। 50થી વધારે ટીમો અહીંયા શાસ્ત્રી પોલ યુવક મંડળમાં જે બોક્સ ટુર્નામેન્ટ રાખી હતી એમાં ભાગ લીધો હતો અને આ 2 ટીમો જે જીતી છે, રનર્સ અને વિનર્સ, અને એમાં બી બહુ ઉત્સાહ છે અને અમારે ગેરંટી છે કે આ નાના જે બાળકો જે આ બોક્સ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે એ બીજા વર્ષે આનાથી પણ સારી રીતે આયોજન કરશે। गुजरात के कई शहर जिलों में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार बिन मौसम बारिश होने से किसान सख्ते में आ गए हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन के शिनोर के कई गांव में बिन मौसम बारिश दर्ज की गई। भीषण गर्मी के माहौल के बीच करजन के सिमरी मेथी समेत के गांव में बिन मौसम बारिश दर्ज हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से सिनोर के साधली दिवेर समेत के कई गांव में किसानों की फसल पर भी असर पड़ा। बिन मौसम बारिश के चलते किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। पानी की किल्लत से जूझते वडोदरा शहर के लोगों की अब जल्द ही सुचारू जल आपूर्ति संभव हो पाएगी।
गुजरात के वडोदरा के कई इलाकों में सुचारू जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में कॉरपोरेशन द्वारा निमेटा में 50 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और आजवा से निमेटा तक 1524 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डालने का काम O&M कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर वेलजी रत्ना सोरठिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इस मामले वर्क ऑर्डर के तहत जल्द से जल्द कार्यवाही पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस कार्य में करीब 50% काम पूरा हो गया है, जबकि बाकी काम दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना वेलजी सोरठिया की O&M कंपनी के सुपरवाइजर ज्योति पटेल ने जताई है। आ प्रोजेक्ट फिल्टर प्लांट बनाવીએ છે 4 नंबर जे કોર્પોરેશનમાં 3 તો જૂના હતા અને એક આ ચોથો બનાવીએ છે અને 19 એમ તો 24માં ચાલુ 23માં ચાલુ કર્યું આપણે ડિસેમ્બર 22 એટલે એમ અને પહેલા ઓર્ડર તો બહુ પહેલા મળેલો હતો પણ એમાં ડિસ્પ્યુટ પડેલા એટલે એ કામ બંધ રહેલું અને 2022 ડિસેમ્બરમાં આપણે ચાલુ કર્યું અને લગભગ 24 જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાની અમારી ગણતરી છે। 50% કામ અત્યારે લગભગ પતી ગયું છે। પાઇપો સાથે 7.5 કિલોમીટર જે લાઈન નાખવાની છે આજવાથી નિમેટા એમાં લગભગ 50%ની ઉપર અમે નાખી દીધી છે। જૂની કાઢી અને નવી નાખીએ છીએ 1500 ડાયાની લાઈન અને અહીંયા જે ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બને છે એમાં બી 50%ની ઉપર કામ ચાલુ થઈ ગયું છે અને लगभग 80 થી 85 માણસો કામ કરી રહ્યા છે। લેબર કરિયા બધા સાથે 50 MLD નો પ્લાન છે। કેટલા વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરવાનો છે? એમ તો અત્યારે 18 મહિનામાં પૂરો કરવાનો હતો અને થઈ જશે। જે પહેલા જે પેમેન્ટ નક્કી કરવામાં આવ્યું એ જ પેમેન્ટમાં કે બીજું વધારાનું ઉમેર્યું છે? કોઈ પેમેન્ટ ઉમેર્યું નથી। જે ટેન્ડર જે પ્રમાણે જે ભાવે નક્કી થયું હતું એ જ ભાવે અત્યારે 68 કરોડનું કામ છે। આ વેબસપ કંપની છે અંજાર પાઇપો માટે અને સળિયા નેશનલ કંપનીના છે અને સિમેન્ટ કમળનું વાપરીએ છીએ। જે ટેન્ડરમાં જે મંજૂર કરેલું છે કે ભાઈ આ જ કંપનીનું વસ્તુ જોશે એ જ કંપનીનું આપણે માલ મંગાવીએ છીએ અને થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શનમાં બી આ લોકો દરરોજ અહીં આવે છે અને ચેક કરે છે કે ભાઈ સ્ટીલ બરાબર છે, સળિયા સિમેન્ટ બરાબર છે, માલ બરાબર વપરાય છે, ये બધું चेक करे थे लोग। इस काम को O&M कंपनी के मालिक वेलजी सोरठिया द्वारा तेजी दे दी गई है। दिवाली के आसपास इस काम को पूरा कर वडोदरा शहर के लोगों को जरूरत के मुताबिक का पानी पहुंचाने की कवायद जोरों शोरों से जारी है। इस काम से वडोदरा शहर के नागरिकों को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही कॉरपोरेशन की तिजोरी को भी सीधा फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में ये कार्य जल्द से जल्द पूरा हो ऐसी उम्मीद वडोदरा के नागरिक लगा रहे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ में 74वां प्राण प्रतिष्ठा दिवस विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। सोमनाथ महादेव के 74वें प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर सोमपुरा ब्रह्मा समाज द्वारा भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण और शहर के लोग शामिल हुए। सोमनाथ प्रभात क्षेत्र में भगवान सोमनाथ महादेव की पालकी यात्रा के दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए देखने मिले। अमूमन श्रावण महीना और शिवरात्रि के दौरान सोमनाथ दादा की पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर भी निकाली गई। ढोल नगाड़ा और बैंड बाजे के साथ निकली इस भव्य पालकी यात्रा का दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। आज रोज वैशाख शुक्ल पंचमी 74मो देवाधिदेव महादेवनो प्रतिष्ठा महोत्सव है। आज से 74 वर्ष पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसादजीए अँ सोमनाथजी ने प्राण प्रतिष्ठा उत्सव करेलो। आज एमने 74मो पाटोत्सव है। आ निमित्ते श्री सोमपुरा ब्राह्मण समाज पारंपरिक पालकी यात्रा आयोजन करे छे अने आजे पण वैशाख शुक्ल पंचमी 12 मे 2024 आ आयोजन पालखीનું કરેલ છે અને સોમનાથ દાદા નગરચર્યામાં નીકળશે। અત્યારે બસ પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે। સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજને આ લાભો મળ્યો છે। સમગ્ર વેરાવળ પાટણના જ્ઞાતિજનોના આગેવાનો જ્ઞાતિજનો
સમસ્ત હિન્દુ પરિવાર સનાતન ધર્મના સનાતનીઓ આ પાલકી યાત્રામાં જોડાશે। સોમનાથ મંદિરનો 74મો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આજે ઉજવવામાં આવ્યો, જેમાં સવારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ ધ્વજા પૂજા કરવામાં આવી અને 9:46 મહાપૂજા કરવામાં આવી। એના પછી સાંજે દીપમાળા અને વિશેષ શૃંગાર રાખવામાં આવેલું છે। 11 મે 1951ના રોજ ભારત દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા સોમનાથ મંદિરે આવીને સોમનાથ મંદિરે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લેવામાં આવેલો હતો।